लर्निंग आयुर्वेद विद डॉक्टर नेहा जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे वात के बारे में थोड़ी सी बात करूंगी। ठीक है, वात के बारे में बात करूंगी। जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ होते हैं तो उसमें से वात जो है, वायु जो है, उसके बारे में बात करूंगी। और आज की ये वीडियो है ना, बहुत ही सिंपल चिट चैट तरीके का होने वाला है। मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रही, मैं आपको सिंपल कॉमन लैंग्वेज में वात के द्वारा आपको कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं वो समझाने की कोशिश करूँगी, या फिर जो बीमारियों के लक्षण आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, इस प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, पुराने जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने आपको वात के बारे में कुछ क्लासिकल चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं। वात जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो मेनली क्या होता है, रुक्षता पैदा होती है। वायु का प्रमुख गुण होता है रुक्ष होना। ठीक है, ड्राइनेस पैदा करती है आपके शरीर में। तो जब आपके शरीर में वात बढ़ जाएगी तो उस ऑर्गन में या फिर जिस स्थान पर वात बढ़ी हुई है वहाँ पर वो ड्राइनेस पैदा करेगी, वहाँ पर वो सुखाएगी चीज़ों को। जिस स्थान पर जो चीज़ पैदा हो रही है उसको वो सुखा देगी, तो क्या होगा, वो मात्रा कम हो जाएगी और जो चीज़ बननी चाहिए वो बहुत ही ड्राई बनेगी। ठीक है, जहाँ पर वात का प्रकोप होगा वो ऑर्गन जिस चीज़ को पैदा कर रहा है वो थोड़ा सा ड्राई होगा। ठीक है, अब इसको समझने का प्रयास करो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वात का प्रकोप अस्थियों के अंदर है, अस्थि धातु के अंदर वात का प्रकोप है। अब अस्थि क्या करती है, बोन क्या करती है, बोन के अंदर होती है बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो से हमारे शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इत्यादि बनने का काम होता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो जितने भी ब्लड के पार्टिकल्स हैं वो मेनली बोन मैरो के अंतर्गत बनते हैं। तो जब आपके शरीर में वात का प्रकोप हो जाता है तो ये अस्थि धातु और अस्थि के अंदर जो मज्जा धातु है ये दोनों सूख जाते हैं। ये सूख जाते हैं तो ये ब्लड को बनाने का काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपकी आरबीसीज कम हो सकती हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो सकती है, प्लेटलेट्स काउंट गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, तो यदि किसी व्यक्ति को एनीमिया है तो एनीमिया में केवल एलोपैथी के हिसाब से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, लेकिन आयुर्वेद में वात का प्रकोप होना एक इम्पॉर्टेंट कारण है। ठीक है, ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। ऐसे ही चलिए मान लेते हैं वात का प्रकोप आपके लिवर के अंदर हो गया। ठीक है, आपका लिवर है, वहाँ पर वायु का प्रकोप हो जाता है। तो वायु का प्रकोप होने से क्या होगा, जो लिवर के जितने भी एंजाइम्स निकलने थे, लिवर से जितने भी सिक्रेशन निकलने थे वो सिक्रेशन कैसे होंगे, रुक्ष होंगे। रुक्ष होंगे मतलब अपेक्षाकृत उनके अंदर जो पानी का अमाउंट है वो कम मात्रा में निकलेगा, जो उनकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होगी। ठीक है, वो रुक्ष होंगे पूरी तरीके से। तो उससे क्या होगा, ये ज़्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में निकलेंगे। कंसंट्रेटेड फॉर्म में जब कोई एंजाइम निकलेंगे तो क्या करेंगे, आपके शरीर में जलन पैदा करेंगे, दाह पैदा करेंगे। तो जब आपको पेट के ऊपरी हिस्से में जलन, दाह पैदा होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि एसिडिटी के कारण है, पर उस एसिडिटी का एक कारण वात का प्रकोप भी होता है। स्किन के अंदर वात का प्रकोप हो जाए, चमड़ी के अंदर वात का प्रकोप हो जाए तो ये ड्राइनेस पैदा करेगी। अब हमारी चमड़ी जो है ये स्निग्ध होती है। ठीक है, आप इसे खींच रहे हो ये वापस आ जाएगी, ये स्निग्ध है, इसके अंदर इलास्टिसिटी है। ठीक है, बार बार फैल सकती है, सिकुड़ सकती है हमारी स्किन। हम ऐसे खींचते हैं तो ये स्किन खिंची ना चारों तरफ से, और इसको हमने छोड़ दिया तो ये वापस ढीली हो गई। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर जो फाइबर्स हैं अंदर, जिसकी वजह से हमारी चमड़ी बनी है, उसके अंदर इलास्टिसिटी है। तो इस इलास्टिसिटी को अगर वात बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, ड्राइनेस पैदा करेगी। तो ये आसानी से खिंच नहीं पाएंगे, खिंच नहीं पाएंगे तो क्या होगा, क्रैक होंगे, तो स्किन पर ड्राइनेस आएगी, दरारें पड़ेंगी। है ना, समझ में आया। कई पेशेंट होते हैं कि एड़ियाँ फट जाती हैं। तो एड़ियाँ अगर आपकी ज़रूरत से ज़्यादा फट रही हैं तो क्या है, वात का प्रकोप हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ डिसीज़ में वात पित्त कफ सब आपस में कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में रहते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपके बालों में वात बढ़ी हुई है, ठीक है, ये हमारे शरीर का भी एक ऑर्गन है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, इनका यूज़ क्या है मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये बाल क्यों बनाए हैं भगवान ने, मुझे कभी इसका यूज़ समझ में नहीं आता, पर अब बनाए हैं तो बनाए हैं। तो यदि आपके बाल में और ये स्काल्प में यहाँ पर वात बढ़ जाएगी तो क्या होगा, यहाँ भी ड्राइनेस पैदा होगी। बालों में जब ड्राइनेस पैदा होगी तो एक तो बाल रूखे रहेंगे, वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो स्काल्प में यदि ड्राइनेस पैदा हुई तो स्काल्प के अंदर से रोमकूप निकल रहे हैं, नए बाल निकल रहे हैं, नए वहाँ पर चिकनाहट है, वो चीज़ यदि वात वहाँ पर बढ़ गई है तो वात वहाँ पर ड्राइनेस पैदा करेगी। तो जो आपके वहाँ पर हेयर फॉलिकल्स हैं वो कमज़ोर होंगे,
उनके अंदर किसी भी प्रकार की इलास्टिसिटी नहीं रहेगी, वो टूट जाएंगे। तो बाल कमज़ोर होने का एक कारण क्या हो सकता है? वात हो सकता है। अब आपके मान लो लंग्स में वात बढ़ गई, वायु बढ़ी हुई है, तो वात वहाँ पर भी रुक्षता पैदा करेगी। गले के अंदर हमारे यहाँ या लंग्स में यहाँ पर वात बढ़ जाए, वात का प्रकोप हो जाए, तो ये रुक्षता पैदा करेगी। रुक्षता पैदा करेगी तो क्या होगा? वहाँ पर जो चिकनाहट है चारों तरफ, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो बहुत चिकने होते हैं, जिससे उनकी मूवमेंट बड़ी ही फ्रिक्शन लेस हो सके। हमारे जो एक हमारे शरीर के अंदर की एक सेल बहुत चिकनी होती है, हर एक ऑर्गन चिकना होता है, जिससे वो आसानी से बिना किसी फ्रिक्शन के, बिना किसी घर्षण के अपना मूवमेंट कर सके। हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो सांस की आवाज़ नहीं आती, खरखराहट नहीं होती है, लेकिन जब आपके शरीर में वात बढ़ जाती है, और ये बढ़ी हुई वात स्पेशली लंग्स में या फिर किसी और पार्ट में, जैसे ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकस है, ब्रोंकियोल है, जिस पार्ट में वात बढ़ जाएगी वहाँ पर घर 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 की आवाज़ आने लगेगी, घर्षण पैदा होगा। जब वात निकलेगी तो रगड़ती हुई निकलेगी, वहाँ घर्षण की आवाज़ आएगी। तो ये कौन सा डिसऑर्डर किसकी वजह से हो गया? वात प्रकोप के कारण। ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो डिसीज़ होती है ना, उसमें कौन कौन से लक्षण आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको वात प्रकोप समझाया। लर्निंग आयुर्वेद में मैंने अब डिसाइड किया है कि मैं आपको अपने तरीके से नॉर्मल थोड़ा सा आयुर्वेद समझाने की कोशिश करूँगी। कोई पर्टिकुलरली सिलेबस फॉलो नहीं करूँगी, मुझे जो लगता है, जो आप लोग समझ सकते हो जिस लेवल तक का, उस हिसाब से मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके मन में जो डाउट आते हो ना आयुर्वेद से रिलेटेड, उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। मैं कोशिश करूँगी हर हफ्ते में जितने इंटरेस्टिंग सवाल हों, उन सारे सवालों को लेकर एक वीडियो एटलीस्ट ऐसा बनाऊँ जो Q&A वाला हो, जिससे आप लोगों के सवाल, जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सके। ठीक है, चलो तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आयुर्वेद के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।